सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती श्रीवास्तव। तो आरती, आपको भी मेरा नमस्कार। मंजरी, आपको और सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को मेरा नमस्कार। चलिए, तो आज हम कुछ मैंने पढ़ा था तो ये वाणी के बारे में ही है। तो ये है कि मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत से मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो क्या कहोगे इस बारे में आरती? बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही गई है कि आप बोल के अपने मित्र भी बना सकते हैं और शत्रु भी बना सकते हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय है एकाग्रता। जी। तो जैसे कि एकाग्रता कहते हैं ना कि किसी भी काम को करना है तो हमें पूरा ध्यान उसी में लगा देना है, एक अडिग रहना ही अपनी उसी काम के प्रति। तो जैसे कि कभी सोचा है कि हम कभी-कभी किसी काम को चाह कर भी पूरी लगन से क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम चाह कर भी किसी काम को करने में अपना 100% यानी 100% नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। सही मायनों में एक समय पर किसी एक ही काम को पूरे मन से करना ही एकाग्रता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कहने को तो हम एक समय पर एक ही काम कर रहे होते हैं, पर उस दौरान हमारा मन कहीं और दिमाग कहीं और होता है ना? बिल्कुल सही कहा मंजरी। और न केवल हमारे मन में प्रश्नोत्तर चल रहे होते हैं, बल्कि हम कहीं यादों तो कभी कल्पनाओं में खो जाते हैं। और साथ ही ऐसा भी होता है कि हमारी आंखें, हमारे कान सभी अलग-अलग दिशाओं में काम कर रहे होते हैं। यानी हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। सच तो ये है कि हमारा ध्यान किसी सुगंध या दुर्गंध से भी भटक सकता है। हम किसी जगह मौजूद होते हुए भी वहां से अनुपस्थित हो सकते हैं। इसी वजह से हम चीजों को एक बार में न तो समझ पाते हैं और ना ही याद कर पाते हैं। इसीलिए जब भी कोई काम हम पूरी तरह तल्लीनता और एकाग्रता से करते हैं, तब न केवल वो हमें समझ में आता है, बल्कि याद भी रहता है। जब हम सारी ऊर्जा हर तरफ से हटाकर सिर्फ एक ही कार्य पर केंद्रित कर देते हैं, तो वो कार्य बेहतर ढंग से होता है। लेकिन अक्सर हम जब भी कोई काम करते हैं, तो या तो हमारा मन उस काम से पहले या बाद के कामों में बढ़ जाता है, या फिर जिस काम को हम कर रहे होते हैं उसके परिणाम की फिक्र में ही उलझे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब भी हम किसी काम को करते हैं, फिर चाहे वो स्कूल कॉलेज का हो या फिर घर का हो, ऑफिस का हो, हमारा उस काम से पहले किए गए काम के बारे में भी सोचता रहता है हमारा मन जो है। और साथ ही जो काम बाद में करना है उसकी चिंता भी कहीं ना कहीं हमारे मन में लगातार चलती रहती है। तो हम अपने काम को करने के दौरान सोचते रहते हैं कि इसके बाद भी बहुत काम है, जैसे ही ये काम खत्म होगा फिर हमें दूसरे काम को करना है, या फिर हमें ये काम पूरा कर भी पाएंगे हम या फिर नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने आरती। और अगर होगा तो कब होगा, कैसा होगा, इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं, ये काम अब क्यों लेकर बैठे हैं, पहले क्यों नहीं कर लिया, इस तरह की बातें आती है ना मन में। और कितना मुश्किल है, आसान है, कितना नया है, कितना पुराना है, इस तरह के ना जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना? और हमारी एकाग्रता को प्रभावित करते रहते हैं, और हम अपने काम को 100% नहीं दे पाते हैं, जबकि एकाग्रता ही सफलता की गारंटी है। बिल्कुल ठीक कहा। और मंजरी, अगर हमारी एकाग्र होने की क्षमता अच्छी हो जाए, तो हम न केवल हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ स्वस्थ तन मन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी काम करते वक्त सोच भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं और चिंताएं भी कर रहे होते हैं। यानी हमारा ध्यान काम की तरफ होता ही नहीं। किसी को सुनते वक्त भी कहने को तो हम उसे सुन रहे होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे मन में सवाल जवाब, तर्क वितर्क चलते ही रहते हैं लगातार। बिल्कुल सही कहा। और हो भी जाता है ऐसा, है ना? और यहाँ तक कि जब हम अकेले बैठे होते हैं, तो उस वक्त भी हमारा मन एकाग्र नहीं होता है ना? और बल्कि अलग अलग दिशाओं
में भाग रहा होता है, क्योंकि हमें अपनी ऊर्जा को एकाग्र करने की आदत ही नहीं होती है और हम किसी भी काम को करने से पहले ही उसके बाद के 10 कामों को भी कतार में लगा देते हैं। यानी एक काम तो कर नहीं रहे हैं और 10 के बारे में सोचे जा रहे हाँ, हैं ना और जिसके कारण सारी ऊर्जा उस ओर नहीं जाती है जिस ओर जानी चाहिए। जब हम एकाग्र होते हैं उस वक़्त हमारा मन शांत होता है। शरीर, साँस और विचारों को शांत और सहज होना बताता है कि हम कितने एकाग्र हैं। तो बिल्कुल। एकाग्रता के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और शरीर और समय की सीमा का ध्यान ना रहना गहन एकाग्रता और ध्यान को दर्शाता है। जिस भी काम को करने के दौरान हम ये तक भूल जाएँ कि हम कितनी देर से काम में लगे हैं, हमें कहीं आना-जाना भी है या हमने इसको कब शुरू किया या फिर इसके बाद भी कुछ करना है। जब ये सारी बातें हमारे ध्यान में ही ना आएँ, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि हम अपने काम को लेकर पूरी तरह से एकाग्र हैं। तो ऐसे काम में सफलता मिलना तो स्वाभाविक ही है। बिल्कुल सफलता मिलना स्वाभाविक होती है और इसके लिए हमें अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है कि अब हमें कब कौन-सा काम करना है। तो आरती, अब हम सोचते हैं कि एक हम लोग गीत की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। खूबसूरत हो मगर प्यार के अंदाज नहीं, ये कमी है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं बात बनेगी कैसे, साज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको, ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। रहती दुनिया में वो ही रहता है मर कर जिंदा, प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया।
प्यार शीरीं ने किया, प्यार ही लैला ने किया, प्यार मीरा ने किया, प्यार ही राधा ने किया। प्यार हर रंग में लोगों को सदा देता है, प्यार के पर्दे में हम सबका खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। मंजरी, अभी जब ये गीत चल रहा था तो मैं एक कहानी सुना रही थी। अच्छा। तो ना श्रोताओं को भी सुनाई जाए। यानी कि तुम्हारा कहानी सुनने का मन है ना? बिल्कुल। तो ये जो हम लोग एकाग्रता की बात कर रहे थे, तो होता क्या है कि जब हम किसी बात को ध्यान से नहीं सुनते, सामने वाला कुछ बता रहा होता है, तो क्या होता है कि फिर हमारा काम अधूरा हो जाता है, सही से हो नहीं पाता है। तो एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, तो सोचते हैं कि अपनी सखियों और श्रोताओं को सुनाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी है कि एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान दो महिलाओं का साथ हो गया। एक महिला के साथ उसके पोते की पत्नी यानी पतोहू भी थी। दूसरी ने बड़ी ध्यान से देखा कि उसके हाथों में सुर्ख रंग से बड़ी सुंदर सी चित्रकारी की हुई है। तो उसे वो बहुत पसंद आई और उसने पूछा, तुम्हारी बहू के हाथों में ये कैसे बनाया गया? तो उसने बताया, मोम को गलाकर एक नोकदार सलाई से सुंदर सा चित्र बनाकर उस पर मेहंदी लगाने से रंग आ जाता है। तो वो जो महिला पूछ रही थी ना, उसने क्या किया, जल्दबाजी में थी तो वो बोली, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया। यानी बीच में ही उन्होंने समझ लिया सब, और बात वहीं अधूरी रह गई। वो अपने घर आ गई और उसने अपनी बहू के साथ वैसा ही किया कि मोम से चित्र खींचा और मेहंदी की पत्तियां, ध्यान देना, मेहंदी की पत्तियां बांध दी। कुछ घंटे बाद खोल कर देखा तो उसमें रंग आया ही नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने मेहंदी की पत्ती बांधी थी। पूरी मेहनत उनकी जो थी वो बेकार गई। और उसकी सास को लगा कि उस महिला ने ठीक से नहीं बताया। अगले साल फिर वो उसी तीर्थ यात्रा पर गई, तो बाई चांस वो वहां पर उसको मिल गई वही औरत जिसने बताया था। तो उसने याद दिलाया कि तुमने सही से नहीं बताया। तो उसने कहा कि सारी बात उसने समझी उस महिला ने, कि फिर उसने कहा कि अरे जब मैं बता रही थी तो तुम बीच में ही बोली थी ना, समझ गई समझ गई। और अरे उसको पीस कर बांधना था, मेहंदी जो थी उसको पीस कर बांधी जाती है, ऐसे थोड़ी ना कि तुमने लगा दिया और तुम मुझे बेकार में कसूरवार ठहरा रही हो। तो उसने कहा, अब ये कहावत याद रखो, मारवाड़ी की है कि मंदिरा पत्ते पत्ते में रंग पर बटियासू, यानी मेहंदी के पत्ते पत्ते में रंग है पर पीसने पर रंग आता है उसका। इसी तरह आरती उर्दू में भी एक शेर है ना, उर्दू में, कि इंसान सुरखरू होता है ठोकरे खाने के बाद और हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। यानी कि जब तक पूरी बात समझ में ना आ जाए तब तक हाँ नहीं करना चाहिए। और जब कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें याद रह जाती है, और जब कुछ ऐसी बात होती है कि जहाँ पर सफलता की बात होती है, तो हमें साथ में मिलेगी सफलता, है ना। इस बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो ये क्या होता है कि समाज को अपने साथ जोड़ने की कला कामयाबी के दरवाजे खोल देती है। समय के साथ साथ भले ही हमारी सोच बदलती रही हो, लेकिन साथ मिलकर चलने का जज्बा अब भी बरकरार है। किसी भी सपने को हकीकत का रूप देने के लिए हमें लोगों के साथ की जरूरत होती है ना आरती, और सहभागिता हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। तभी तो तमाम मतभेदों के बावजूद लोग एक दूसरे का सुख दुख बांटने को सहज तैयार रहते हैं, भले ही आज संयुक्त परिवार टूटते नजर आ रहे हों। लेकिन क्या होता है, एकल परिवार में रहने वाले लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। और ऐसा भी नहीं है कि शायद यही कारण है कि अब महानगरों में रहने वाले लोग एक दूसरे को थोड़ा पर्सनल स्पेस देते हुए भी साथ रहने का हुनर भी सीख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो मंजरी, क्योंकि ना अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम अब अकेले कहाँ तक चीजें झेल सकते हैं। जी।
तो एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना हमारे जीवन में बड़ी सहजता से शामिल है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा भारतीय समाज है, तो वो भी अछूता नहीं रह पाया है। हुँ। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद जब लोगों को रोजगार के नए और अच्छे अवसर मिलने लगे, तो उसका सीधा असर संयुक्त परिवारों पर पड़ा, क्योंकि संयुक्त परिवार टूटने लगे। गांव और शहरों को छोड़कर लोग महानगरों का रुख करने लगे। आमदनी के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। अब पहले कृषि प्रधान सामाजिक जो व्यवस्था थी हमारे समाज की, वहां पे क्या होता था कि साझी जमीन पर परिवार के सभी लोग साथ मिलकर मेहनत करते थे, और उससे जो भी आमदनी होती थी उसमें सभी लोग एक समान भागीदार होते थे। लेकिन अब वो बात कहाँ रही, अब बिल्कुल तस्वीर बदल उस चुकी है। बिल्कुल जब संयुक्त परिवार था ना, तो सब लोग काम पता ही नहीं चलता था कैसे हो गए। कोई काट रहा है, कोई छील रहा है, कोई पछोर रहा है ना? उस समय हाँ, कोई बिल्कुल। दाल-वाल चक्किया पे दर रहा है, कोई मतलब सूप का काम कर रहा है, कोई अनाज बना रहा है, छान रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम होते थे जो मिलकर मिल-जुल कर हो जाते थे। बिल्कुल। और अगर अभी सोचें तो ऐसा लगता है कितने सारे काम हैं, हाँ। लेकिन जब एक-एक सारे परिवार मिलके करते हैं ना, तो वो काम इतने मिनटों में भी हो जाता और है और बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता था। हाँ। और नौकरी करने वाले शहरी मध्यम वर्ग की को ऐसा लगने लगा कि अगर मैं दिन-रात अकेले कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी आमदनी पर सिर्फ़ मेरा ही हक होना चाहिए। यहीं से मैं और मेरा को अहमियत देने वाली व्यक्तिवादी सोच जो थी, वो पनपने लगी। हुँ। केवल पैसों और सुविधाओं की ही नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों की शेयरिंग में भी लोग कंजूसी बरतने लगे। बिल्कुल सही कहा है कि अपनी हुँ। भावनाएँ भी पूरी खुलकर नहीं बताते, ना ही हाँ। अपने विचार बताएँगे। अगर अच्छे विचार हैं तो बिल्कुल नहीं बताएँगे, जी। है ना? कि बिल्कुल। कैसे दें आइडिया अपना। और पहले जो दुनिया रिश्तों और रिश्तेदारों से भरी-पूरी रहती थी, वो सिमट कर छोटी होने लगी है। इस बात का एहसास एकल परिवारों में रहने वाले लोगों को भी समझ में आने लगा है कि थोड़ी-सी सुख-सुविधाओं के लालच ने उन्हें ढेर सारा अकेलापन, मानसिक तनाव दे दिया है। तब जाकर लोगों ने मैं से किनारा करके हम पर ध्यान देना शुरू किया है। और वैसा इसमें देखो सही भी है हुँ। कि जब एकल परिवार होते तो वो बहुत सारी उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, तो वो उस समय सन्नाटा रहता है कि भई बिल्कुल। अब 2-3 लोग हैं परिवार में, तो वो कैसे उसका मनोरंजन करें। और हुँ। वहीं जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या गाने बजाने होते हैं, ढोलक पे नाच गाना हाँ। होता है और तरह-तरह के पकवान बनते हैं, तो उसका अपना एक मज़ा है। सारे त्योहार बिल्कुल। एकदम खिल उठते हैं, है बिल्कुल, ना? और त्योहार ना भी हो तो हर दिन त्योहार जैसा ही हाँ, लगता हर है। दिन भी त्योहार जितनी गप्पें होती हैं हाँ। जैसे हम लोग बातें करते रहते हैं, उसी तरह उस समय भी ऐसा होता है। जो बड़े पूरे बिल्कुल। परिवार होते हैं और सब जब इकट्ठे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कब सुबह हो गई, शाम हुई, कब हुँ। दोपहर रात हुई, है ना? बिल्कुल, पूरा सही कह रही हैं। मनोरंजन होता है घर में। बिल्कुल। और अब वैसे भी समाज में मिलजुल कर रहने की आदत को प्रोत्साहन दिया जाने लगा है, क्योंकि समझ में आने लगा है लोगों को। और जिसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि व्यक्तिवादी होता शहरी समाज अब साथ मिलजुल कर रहने के फायदों को समझने लगा है। इसलिए आज माता पिता शुरुआत से ही अपने बच्चों को शेयरिंग सिखाने पर जोर देते हैं, जिससे बच्चे को मिलकर रहने का हुनर सिखाया जा सके और बच्चे में शेयरिंग की भावना विकसित हो सके, क्योंकि बचपन में सीखी गई शेयरिंग की भावना जीवन भर काम आती है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी टीम भावना को बहुत अहमियत दी जाती है। इसलिए आजकल कंपनियां अपने कर्मचारियों को टीम भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, आरती एकदम सही बात है कि जो हम अपने इसमें बच्चों की बात करी तुमने कि बच्चों को शेयरिंग की आदत सिखानी चाहिए, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका एक ही बच्चा है, हुँ। तो कोई भी चीज़ अगर खाने की आप उसे लाके देते हैं, तो उसको कहिए कि नहीं हाँ, थोड़ा-थोड़ा मम्मी-पापा को भी दो, या आपके दोस्त उसके आ गए, हुँ। या कभी-कभी आपके घर में मेहमान आ गए हैं, हुँ, हुँ। तो अपने बच्चे को ये भी सिखाइए कि नहीं, इन बच्चों को भी आपको देना है। ये बिल्कुल। आपके लिए अकेले की चीज़ नहीं, या उस बच्चे के लिए कोई तोहफ़ा लाया है, हुँ, चॉकलेट वग़ैरह कुछ भी लाया हुँ। है, तो उसको बाँट कर ही खाने की आदत डालिए। तो कम से कम उसको ये नहीं लगेगा कि ये मेरा, है ना? वो हाँ। सबको बाँटेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि आधी थोड़ी तुमने बात करी, थोड़ी हमने बात करी, वही है तो, ना? मैं की जगह हम। हम हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सुनते हैं एक गीत। ठीक है। पल भर ठहर जाओ दिल ये
बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तो आरती तुम अभी उस बात कर रही थी ना, हमारी चर्चा चल रही थी कि साथ से मिलेगी सफलता। तो कंपनी की और कर्मचारियों की टीम भावना की बात करी थी तुमने। तो जैसा होता है कि टीम बिल्डिंग की प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक ज़रूरी हिस्सा है और जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के समूहों को अक्सर वर्कशॉप जैसे आयोजनों के जरिए एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिल जाता है। किसी भी कर्मचारी के लिए उसकी नौकरी से मिलने वाली संतुष्टि और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति खुद को टीम का हिस्सा समझते हुए कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करे और इससे मिलने वाला प्रोत्साहन पूरी टीम को सफलता के नए आयाम छूने के लिए प्रेरित करता है। लोगों के साथ मिलकर काम करने की भावना केवल करियर में तरक्की के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सहायक सिद्ध होती है और हमें वाकई में आरती कोई भी काम करना है तो मिलजुल कर करना है। किसी भी काम को अगर हम चाहें कि हम अकेला कर लेंगे तो कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ वो नहीं होता है, कहावत है भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसके लिए सबको साथ में मिलकर रहना बहुत जरूरी होता है। एक साथ होंगे तभी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे चने होते हैं तभी तो वो उछल उछल के उसमें गर्म भट्टी में भुन जाते हैं ना। तो इस तरह हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और वैसे भी जब भी हमारा दिमाग कुछ नया सोचता है तो उसे सिर्फ खुद तक सीमित ना रखकर ये सोच के कि चलो ये हमारा आइडिया है, हम क्यों इस आइडिया को शेयर करें दूसरे के साथ, ऐसा बिल्कुल मत करिए क्योंकि सफलता अर्जित आप नहीं कर सकते अगर आपने ऐसा सोच लिया जिस दिन भी। विचारों और भावनाओं की शेयरिंग बहुत जरूरी होती है। हम कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता से प्रेरित होने की वजह से अपनी खामियों का सही तरह से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं।
इसलिए किसी नए काम की शुरुआत से पहले कुछ अनुभवी लोगों से खुलकर बात करने से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना होती है। सिर्फ अपने बारे में सोचकर काम करने से कामयाबी नहीं मिलती, साथ दें, रहें या साथ चल रहे आपके बारे में, जो साथ में चल रहे हैं आपके साथ, उनके बारे में सोचना भी हमारा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल आरती, कर्तव्य बनता है। और जो अनुभवी लोग हैं जिनको काम करने का अनुभव पहले से है, तो हम उनके लिए ये भी कहेंगे कि अगर उस जगह कोई नया आता है काम करने के लिए, तो आप उसकी मदद कीजिए, बिल्कुल। उसके अपने अनुभव जो है वो उसके साथ शेयर कीजिए, उसको बताइए। छोटे-छोटे काम के तरीके होते हैं, वो एक ही दिन में वो नहीं सीख सकता, लेकिन आप बिल्कुल। उसको शुरुआत कैसे करनी है, इस तरीके की चीज़ें उसको बताएँ, जिससे कम से कम उसका पहला दिन का जो श्री गणेश कहते हैं, जी। वो अच्छा हो सके। तो इस तरह की बिल्कुल। भावना सबको रखनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। और बिल्कुल। दूसरों को भी महत्व देने की बात हमें मददगार बनने के लिए भी प्रेरित करती है, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी किसी एक की नहीं होती है, बल्कि हम सबकी भी होती है। और जब हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमारी ताकत क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे बेहतर नतीजे सामने आते हैं। किसी भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए हमारे अंदर उस काम के प्रति 100% उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें कोई काम करना है, तो हमारे अंदर जोश और जुनून तो होना ही चाहिए, है ना? और भले ही हमारी कोशिश को सफलता ना मिल पाए, पर उससे घबराने की बजाय दोबारा हिम्मत जुटाकर नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। सफलता तो कहीं न कहीं मिलेगी, क्योंकि हम उसके पीछे पड़ गए, है ना? बिल्कुल। और अच्छा नेतृत्व तो वो है जो अपने कमज़ोर साथियों को भी सुधार और विकास का पूरा अवसर दे, और जो इस बात को समझे कि हर व्यक्ति के काम करने का अपना तरीका होता है। और एक अच्छा टीम लीडर वही है जो पहले काम की प्रकृति को समझे और उसके अनुसार लोगों का चुनाव करे, है ना? और काबिलियत तो देखो हर इंसान में होती है, किसी को छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। आप उसे अवसर दीजिए, 1 बिल्कुल। दीजिए, 2 दीजिए। जैसे कि हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो या घर में ट्यूशन ले रहे हैं, तो उस बच्चे को हम 10 बार कहते हैं ना कि तुम 10 बार पूछो हमसे बेटा, हम 10 बार बताएँगे। तो बिल्कुल। उससे क्या होता है, आप किसी को भी कोई चीज़ है बार-बार बताइए, क्यों नहीं समझेगा? समझेगा और ही क्या? ना। और वैसे भी ज्ञान बाँटने से बाँटने बढ़ता से ही है। बढ़ता है, बिल्कुल। और वैसे भी किसी काम की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि सभी के मन में अपने लक्ष्य को लेकर कड़ी प्रतिबद्धता हो कि हमें इसे हासिल करना ही है, कोई भी कीमत पर। और सभी पूरे उत्साह से काम करें, और इस दौरान व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, कि घबराना नहीं चाहिए। अगर आप हार भी रहे हैं, तो गिर भी रहे हैं, तो उठिए, फिर से प्रयास करिए। कामयाबी हासिल करने के साथ-साथ सबसे ज़रूरी है उसे सँभालना, बिल्कुल। जिसके लिए भावनात्मक संतुलन बहुत ज़रूरी होता है। अपनी सफलता पर खुश होकर लापरवाह होने की बजाय धैर्यपूर्वक भविष्य की योजना पर काम करना चाहिए। अपनी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करके आगे बढ़ने से हम कामयाबी के नए शिखर छू सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है साथ मिलकर चलना। जब हम साथ मिलकर एक लक्ष्य का पीछा करते हैं, तो उस तक पहुंचने में आने वाली परेशानियों को भी साथ मिलकर पार कर जाते हैं और मुश्किलों को हल कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बिल्कुल बाँट लेते हैं। और हम सोचते हैं कि पहले हम लोग एक गीत सुन लेते हैं, है ना? क्योंकि गीतों का जो रस है वो बहुत बार-बार याद आ रहा है अपनी बातों के बीच में, और हमारी सखियों और श्रोताओं को भी याद आ रहा होगा कि भाई इन लोगों ने अभी तक गाना क्यों नहीं सुनवाया? बिल्कुल, चलिए तो सुनते हैं चलो। फिर। अब चरागों का कोई काम नहीं, अब चरागों का कोई काम नहीं। तेरे नैनों से रोशनी सी है, तेरे नैनों से रोशनी सी है। चंद्रमा निकले अब या ना निकले, चंद्रमा निकले अब या ना निकले, तेरे चेहरे से चांदनी सी है, तेरे चेहरे से चांदनी सी है।
बंगाल, हुस्न कश्मीर जादुए बंगाल, तू सरापा किसी शायर का ख्याल। तूने ज़र्रे को सितारा समझा, तूने ज़र्रे को सितारा समझा, ये है साजन तेरी नज़रों का कमाल। तेरी सूरत में जलवा गए लैला, तेरी सूरत में जलवा गए लैला, जाने मन तू ही सोहिनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी भी एक ख्वाहिश एक ही अरमान, एक ख्वाहिश एक ही अरमान, रात दिन बस तेरी पूजा करना। तेरे चरणों की बन रहूं दासी, तेरे चरणों की बन रहूं दासी, तेरे चरणों में ही जीना मरना। मेरे सपनों की तू महारानी, मेरे सपनों की तू महारानी, तेरी सूरत में मोहिनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी सी है। रात सपने में कुछ अजब देखा, शर्म आती है ये बताते हुए। रुक क्यों गई, कहो ना। एक सीपी में छुप गया मोती, जाने कब ओस में नहाते हुए। तूने खुशियों से भर दिया आंगन, तूने खुशियों से भर दिया आंगन, तेरी ये बात रागिनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी भी हर जन्म में रहेगा साथ तेरा, ऐ मेरी सीता मेरी सावित्री, नाम तेरा मैं मंत्र कर लूंगा, गायत्री गायत्री ही गायत्री। तेरी बाहों में जो ये दम निकले,
चेहरे से चांदनी सी है। तेरे नैनों से रोशनी भी है। कितना प्यारा ये गीत हम लोग सुन रहे थे आरती, है ना? बहुत कि अच्छा। रोशनी है और रोशनी तो होनी भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। साथ जब किसी का होता है तो रोशनी होती ही है। और हम लोग बात कर रहे थे ना कि साथ मिलकर चलने से मंजिल तक पहुंचने में राह की परेशानियों का भी बंटवारा हो जाता है ना? बिल्कुल। और आसानी से उनका निपटारा भी हो जाता है। उस बाल गीत के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की सीख मिलती है। तो कौन सा वो गीत है आरती? सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। अरे वाह! क्या होता है इसमें फिर बताओ? जिसमें बच्चे अपनी दीदी से पूछते हैं कि अगर हम एकजुट हों तो क्या पेड़ पर लगे सारे आम तोड़ सकते हैं दीदी? हाँ। तब दीदी उनसे कहती है कि जुगत लगानी पड़ेगी। हाँ, और ये कितना प्यारा है, बहुत सालों बाद ये याद आ गया फिर से, है ना? कि सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। यानी कि जब बहुत सारे सब एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक साथ तो जुगत तो लगानी ही पड़ती किसी को बिल्कुल। काम को करने के लिए। और अगर बच्चों को इस काम में लगा दिया जाए तो फिर तो वो बच्चे करके ही ये चीज मानेंगे। एकजुटता, ये जो यूनिटी होती है ना, वो बच्चों से सीखी जा सकती है। बिल्कुल। और कभी-कभी होता है ना घर में पानी बच्चे बहुत पी रहे हैं, बोतल पे बोतल खाली होती जा रही हैं, है ना? तो उनको लगा देते हैं काम पे कि चलो एक-एक करके तुम लोग भरो, देखें कौन ज़्यादा भरता है। तो इस कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में बच्चे बताते हैं आकर के कि आज मैंने 2 बोतलें भरी, 3 भरी। तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है कि उनकी एकजुटता को बना के रखने के लिए। इसी तरह बहुत सारे काम भी होते हैं, बिल्कुल। है ना? और जैसे तुमने ये कहा था ना कि उनकी फिर दीदी पूछने पर बताती है, तो दीदी उन्हें बताती है कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर सारे आम तोड़े जा सकते हैं। उस एनिमेटेड फ़िल्म में साथ में मिलकर कैसे हम एक ताकत बन सकते हैं, ये सिखाया गया है। और वो सिर्फ़ सीख बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए भी है कि साथ मिलकर चलने से मंज़िलें तक पहुँचना उत्साहवर्धक बन जाता है ना? बिल्कुल। और साथ चलते हैं ना तो जो परेशानियां हैं या थोड़ा बहुत हमें टेंशन होने लगता है, तनाव होने लगता है ना, वो भी हमारे पास फटकता नहीं है। बिल्कुल। वो भी क्योंकि बात करते रहते हैं एक दूसरे से, हमें अगर कुछ परेशानी है, कहीं अटक रहे हैं तो आइडिया मिलता रहता है बिल्कुल। साथ और वाला। जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं घूमने के लिए, तो हमारे साथ में या अगर हम बस करके जा रहे हैं तो बहुत सारे यात्री होते हैं ना, तो पहले तो हम अनजान होते हैं, हाँ। लेकिन जब साथ में जाते हैं 10-15 दिन एक साथ हम लोग एक जगह को घूम रहे हैं, फिर दूसरी जगह को घूम रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। और जब कहीं खाना होता है सब मिलकर एक दूसरे को पूछेंगे कि आओ भाई तुम भी नाश्ता कर लो, तुम भी चाय पी लो, है ना? और जब बस वापस चलती दूसरी जगह के लिए तो सब एक दूसरे को याद करते कि अच्छा, ड्राइवर पूछता है ना कंडक्टर कि भाई सब लोग आ गए बस में कि नहीं, तो वो पूछता है तो सब यात्री बताते नहीं भाई फलानी सीट का नहीं आया, इसका नहीं आया। तो वहां पर वो यूनिटी जो एकता होती ना कि उन सबकी एकदम मिलकर चलने की, वो बहुत मतलब आप अजनबी भी हों तो भी साथ में इंसान का ये नेचर होता है कि वो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है लोगों के बीच में। और आप जितना फ्लेक्सिबल, जितना ज्यादा आप अपने आप को इस तरह का रखेंगे कि हाँ आप घुलने मिलने वाले बनेंगे, और मतलब किसी भी चीज के लिए आप ज्यादा ये नहीं करेंगे कि नहीं हम बहुत तनाव में ले लें या हम किसी से बात नहीं करें, तो जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आसान रहेंगे। बिल्कुल। और कहते हैं जब हमारा व्यवहार जो होता है आरती, जब वो एकदम विनम्र होता है तो उसकी जो खुशबू होती है वो सारी फिजाओं में फैल जाती है। और वो हमें, अगर जो हमारा नकली व्यवहार होगा तो उसकी खुशबू अलग होगी, उसको सब जान जाएंगे। कितना भी सुंदर फूल हो, नकली खुशबू नहीं आएगी। खुशबू आएगी नहीं, सही कहा तुमने बिल्कुल आरती। और इसी तरह मतलब ताजे फूल में ही खुशबू आती है, और इसी तरह जो इंसान का व्यवहार होता है वो भी अच्छा होता है, तभी खुशबू आती है। और हमारी एक खुशबू आती है जब हम गीतों से जुड़ते हैं, है ना? यानी गीत सुनने का मन कर रहा है। बिल्कुल मन है मेरा। चल सुनते हैं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, है उनकी जिंदगी भी मौत जो हिम्मत को हारे हैं।
उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। है उनकी जिंदगी भी मौत जो हिम्मत को हारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। भले तूफान टकराए, भले तूफान टकराए तेरी किस्मत की लहरों से, भले तूफान टकराए तेरी किस्मत की लहरों से। जिन्हें खुद पर भरोसा है वो हरदम ही किनारे हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा है वो हरदम ही किनारे हैं। है उनकी जिंदगी भी मौत जो हिम्मत को हारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। जो देकर जिंदगी जीते उन्हें क्या मौत का डर है, जो देकर जिंदगी जीते उन्हें क्या मौत का डर है। जो बुझकर रोशनी करते वही रोशन सितारे हैं, जो बुझकर रोशनी करते वही रोशन सितारे हैं। है उनकी जिंदगी भी मौत जो हिम्मत को हारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। नहीं मुश्किल है कुछ दुनिया में अगर इंसान चाहे तो, नहीं मुश्किल है कुछ दुनिया में अगर इंसान चाहे तो। फलक चूमे कदम आकर जो कुदरत के नजारे हैं। है उनकी जिंदगी भी मौत जो हिम्मत को हारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। बहुत सही गाना था ये, मंजिल और सफलताओं के लिए प्रेरित करता हुआ। और आज क्योंकि मंगलवार है आरती, और हम मंगलवार के दिन बात करते हैं करियर की। बिल्कुल, तो मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा, करियर तो हमें चुनना ही पड़ता है। तो आज किस करियर के बारे में चर्चा करने जा रही हो आरती? आज हम बात करेंगे ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक और इंटरप्रेटर यानी कि जो दुभाषिया का क्षेत्र होता है ना कार्य, उसी के बारे में। तो किसी एक सोर्स भाषा से यानी कि जो भी ओरिजिनल जो भी भाषा है उसमें से किसी अन्य टारगेट भाषा में यानी कि जिसमें आपको करना है उस भाषा में समान अर्थों में किसी लेख को ट्रांसलेट या अनुवाद करने वाले व्यक्ति को ट्रांसलेटर या अनुवादक कहते हैं। और जो व्यक्ति सोर्स लैंग्वेज की बातचीत को टारगेट लैंग्वेज में यानी भाषा में समान अर्थों सहित बोलकर अभिव्यक्त करते हैं उन्हें इंटरप्रेटर या दुभाषिया कहते हैं। हमारे देश में केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों, दूतावासों, मल्टीनेशनल कंपनियों, कॉरपोरेट हाउसेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी ट्रांसलेटर्स यानी कि अनुवादक और इंटरप्रेटर्स यानी कि दुभाषियों की मांग निरंतर बनी रहती है। बिल्कुल, और किसी सरकारी विभाग में शुरू से कैंडिडेट्स को जूनियर ट्रांसलेटर या अनुवादक के तौर पर काम करना होता है। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद कैंडिडेट्स की पदोन्नति सीनियर ट्रांसलेटर के तौर पर हो जाती है। ट्रांसलेटर या अनुवादक और इंटरप्रेटर या दुभाषिया बनने के लिए सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज से संबंधित संस्कृति, परिवेश या देश और उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की अच्छी जानकारी होनी
होनी चाहिए। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के व्याकरण पर पूरी विशेषज्ञता होनी चाहिए। साथ ही भाषा की पूरी अपडेट लेते रहना चाहिए। बिल्कुल, और अनुवादक बनने के लिए आपके पास सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर लिखने की बेहतरीन क्षमता होनी चाहिए। एक भाषा से दूसरी भाषा में स्टाइल, टोन और कल्चर एलिमेंट्स के हूबहू बदलने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज की व्यापकता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज के कल्चर, टेक्निकल, कमर्शियल और साइंटिफिक फील्ड्स की भी यानी क्षेत्रों की भी विशेष जानकारी होनी आवश्यक है। अनुवादक विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करके कानूनी अनुवादक, चिकित्सीय अनुवादक, मार्केटिंग या बिजनेस अनुवादक भी बन सकता है। अगर आप दुभाषिया या इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं तो आप में भाषा को बहुत तेजी से सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही आपके पास बेहतरीन संज्ञानात्मक कौशल और संवेदनाओं को समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, और कई भाषाओं की व्याकरण और बेहतरीन शब्द ज्ञान होना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन या दुभाषिया बनने के दौरान हमेशा सतर्क रहें। भावनात्मक रूप से मजबूत और खुद की भाषा पर पूरा नियंत्रण होना जरूरी है। मूक बधिर लोगों के लिए साइन लैंग्वेज या इशारों की भाषा में इंटरप्रेटर बनने के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ इंटरप्रेटर्स की रजिस्ट्री के माध्यम से सर्टिफिकेशन हासिल करना होता है। एक फ्रीलांस अनुवादक की बात करें तो अगर आप एक फ्रीलांस अनुवादक के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो विभिन्न क्लाइंट्स, अनुवादक एजेंसीज, मल्टीनेशनल कंपनियों और इंस्टीट्यूट्स के लिए इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रैक्ट पर आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और अनुवादक या इंटरप्रेटर बनने के लिए आप किसी एक भाषा सहित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर की डिग्री प्राप्त कर लें। अनुवादक बनने के लिए आप डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों और दफ्तरों में अनुवादक और दुभाषिया की जॉब के लिए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को महत्व दिया जाता है। अनुवादक बनने के लिए आमतौर पर आपकी भाषाई विशेषज्ञता को परखने के लिए टेस्ट लिए जाता है। आपका कंप्यूटर ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। विभिन्न प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग के जरिए अनुवादक के क्षेत्र में आप पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इंटरप्रेटर या दुभाषिया बनना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में फॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त करें। आमतौर पर अनुवादक के क्षेत्र में बैचलर डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 वर्ष लगते हैं। आप अनुवादक के क्षेत्र में किसी भी विषय में एमफिल या पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। और अनुवादक या दुभाषिया के क्षेत्र में कोर्स करने के लिए कॉलेज संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरती, ये जो हमने आज करियर बताया है अनुवादक का, तो इसको बहुत सारे लोग कर सकते हैं। आजकल इसकी डिमांड बहुत है और हम लोग इस तरह से जो बताते हैं हर मंगलवार के दिन अलग अलग करियर की बातें करते हैं, विषय लेकर आते हैं सभी सखियां हमारी। तो इससे सभी को कहीं ना कहीं सबको फायदा तो होता ही है, जानकारी होती है। जिनको पता होता है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता होता है उनको इस बारे में जानकारी होती है तो एक अच्छा विषय है। इस ओर भी हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, लड़कियां हैं, वो सब इस ओर जा सकते हैं। और फिलहाल हम जाते हैं एक गीत की ओर। हम तुम ये खोई खोई राहें चंचल इशारों से बुलाएं, आजा तू आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का। ले चल बहारों ने पुकारा है, चंचल इशारों ने पुकारा है, झूमते नजारों ने पुकारा है, मौसम है प्यार का। हम तुम ये खोई खोई राहें चंचल इशारों से बुलाएं, आजा तू आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का।
बनती जाए, मेरा सपना मेरी बाहों में शर्माए। ले चल बहारों ने पुकारा है, चंचल इशारों ने पुकारा है, झूमते नजारों ने पुकारा है, मौसम है प्यार का। हम तुम ये खोई खोई राहें चंचल इशारों से बुलाएं, आजा तू आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का। चंचल इशारों से बुलाएं, आजा तू आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का। ले चल बहारों ने पुकारा है, चंचल इशारों ने पुकारा है, झूमते नजारों ने पुकारा है, मौसम है प्यार का। हम तुम ये खोई खोई राहें चंचल इशारों से बुलाएं, आजा आजा कहीं जाए, मौसम है प्यार का। आरती, प्रकृति की बात करें तो कितना अच्छा लगता है, और गाने तो हमारे बहुत सुंदर सुंदर हम लोग सुन ही रहे हैं। बिल्कुल। और प्रकृति में कितने सारे रंग भरे हुए हैं, और सुंदरता जो है पूरे सब तरफ एकदम बिखरी पड़ी है ना। क्योंकि हर एक प्राणी का जो मन होता है वो सूर्योदय की लालिमा, आसमान का नीलापन, सफ़ेद कपास के फूल सरीखे बादल और रात के समय टिमटिमाते आसमान की अथाह ऊंचाइयों का बोध, है ना। और अपनी अपनी तरह से वो करता है, लेकिन एक सच्चाई जो हम सभी जानते हैं पर कहीं ना कहीं उसे भूल बैठे हैं, वो ये कि हमें अपनी इस प्रकृति का ऋण उतारना है। क्योंकि क्योंकि इस प्रकृति ने हमें अपनी गोद में जीवन का राग सुनाया है। इस ऋण को तभी चुकाया जा सकता है जब हम प्रकृति का सम्मान, उससे प्यार करना सीख जाएं और पूरी ईमानदारी से उसे सहेजने और संवारने का प्रयास करें। बिल्कुल। और प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती है। यदि प्रकृति भेदभाव करती है तो विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होता, है ना। हमारे आपसी निष्कर्ष कभी भी मेल नहीं खाते। प्रयोग और परिश्रम की विधि का उपयोग मिलाने में असंभव होता, उसकी सत्यता हमेशा संदेह के घेरे में होती, है ना। और चिकित्सा पद्धति में रोगों के कारणों को जानना पहचाना भी असंभव होता। यानी जो हमारे चारों ओर पेड़ पौधे दिखते हैं, जीव जंतु और तारे, ग्रह, उपग्रह, इन सभी के बीच संतुलन और सामंजस्य जो होता है, सामंजस्य होता है, उसको प्रकृति ही कहते हैं, है ना। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो चारों तरफ इतनी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, तितलियां हैं, सभी कुछ मन को भाते हैं ना। तो चलते चलते हम लोग एक गीत और सुन लेते हैं ना। सुनते हैं।
हंसी ये कट भी जाएगी, जो तेरे साथ कट जाए, घड़ी वो ही सुहानी है, सुहानी है। नजर का मिलके झुक जाना मोहब्बत की निशानी है, निशानी है। मैं होते हैं अफसाने, अदा चाहे पुरानी है, पुरानी है। नजर का मिलके झुक जाना मोहब्बत की निशानी है। कितना प्यारा सा गीत हम लोग सुन रहे थे आरती। और हम लोग ने कितनी सारी बातें करी है ना, सफलता की बातें करी, एकाग्रता की बातें करी और कहानी भी सुनाई, कितनी है अच्छी ना? कहानी सुनाई, इतनी जिससे कि एक सबक सीख सके इंसान। बिल्कुल। और अब आरती आज का वक्त जो है समाप्त हो रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं कि हम और कुछ बातें करें, तो हम अपनी सभी सखियों और श्रोताओं से विदा लेते हैं। तो आपको मंजी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।